Hello students, welcome to Dia Educate Smart Mind Smart Solution. So, we are goal guiders. Basically, we create future. आपको पता है कि अपने गोल को अचीव करने के लिए पढ़ाई बहुत अच्छी होनी चाहिए और पढ़ाई तभी अच्छी हो सकती है अगर आप अच्छे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहो। तो हमारे जो एजुकेटर्स हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपको आपके गोल तक पहुंचा पाए। तो बेसिकली आप कह सकते हो वी हेल्प यू इन बिल्डिंग योर फ्यूचर। सो आई एम मानसी, योर फिजिक्स मेंटोर। तो आज का जो सेशन है हमारा वो फिजिक्स के ऊपर है। सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि दिया एजुकेट्स में ऐसा क्या है। बेसिकली गोल गाइडर्स में ऐसा क्या है कि हम आपको फ्यूचर क्रिएट करने में आपकी हेल्प करते हैं। देखिए, पहले तो जितने भी एजुकेटर्स हैं दिया एजुकेट्स पे वो बहुत क्वालिफाइड हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा आपके साथ इंटरेक्ट करें। तो इसलिए हम डेली 2 सेशन रखते हैं पर एजुकेटर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारी कोशिश रहती है कि हम कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पे फोकस करें रेदर देन कि उसको रट्टाफिकेशन करो, राइट। तो हम क्या करते हैं, चैप्टर को सेग्रीगेट करते हैं कॉन्सेप्ट वाइज और उसके बेस्ड हम बहुत से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं, क्विज़ेस कराते हैं, क्वेश्चन एयर डिस्कस करते हैं, लाइव टेस्ट देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पता है जब हम पेपर करने जाते हैं तो हमें पेपर अटेम्प्ट करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होती, क्योंकि हम ऑलरेडी पेपर के फॉर्मेट से फैमिलियर होते हैं। हम पूरे के पूरे टेस्ट सेशन कंडक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ऑफ 2020 to 21। Our top ranker Diya Kashyap, which is the main lead of the company, highly qualified, एंड उनके पास 18 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्लस सक्सेस सीडी की फैक्यूलिटी रह चुके हैं, अनअकैडमी की फैक्यूलिटी है, टीचिंग भारत की एक्स फैक्यूलिटी है, एग्जाम फेयर की कंटेंट क्रिएटर है 11th and 12th क्लास की, आईविस की एक्स फैक्यूलिटी रह चुके हैं। बेसिकली द प्रोफाइल ऑफ दिया कश्यप इज वेरी गुड। हमने ये किया है कि साइंस के साथ साथ और भी सब्जेक्ट्स की आपको नॉलेज दे पाए। सो हमारी टीम में है अदर देन मी काजल मैम, साधना मैम, निशु मैम एंड शालू मैम। टेलीग्राम ऐप के थ्रू भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। करना बस ये है कि टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें एंड फिल द अबव लिंक देयर एंड यू विल जॉइन डायरेक्टली टू आवर ग्रुप, दैट इज दिया जैम। एंड ये ग्रुप हमने बेसिकली अपने प्यारे बच्चों के लिए बनाया है। दिया जैम का मतलब है बेसिकली यू आर प्रेशियस लाइक जैम टू अस। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 साइंस चैप्टर 8 मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। वो जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ हमारे ये टॉपिक है, दैट इज रेस्ट मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हमने हमारी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि रेस्ट मोशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोशन कितने होते हैं, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं और डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस क्या होता है। सो अब हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे ताकि हमें पता लगे कि हम इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, the displacement after a half cycle would be 0. So here students we see that displacement is equal to the shortest distance, that means initial position and final position. So distance between the initial and final position. So here we see that the student starts with this path, मतलब student ने यहाँ A point से start किया है, उसने एक circular path लिया है of radius r और वो भी half circle. So हम बता दें कि उसकी half circle में उसकी displacement क्या होगी। उसकी अगर initial position ये रही है और उसकी final position ये है, तो यहाँ से A to B जाने में उसका जो shortest distance होगा, this is a straight line. तो ये जो स्ट्रेट लाइन यूज हुई है ये क्या है, हमारी जो डिस्प्लेसमेंट निकलेगी वो कैसे निकलेगी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ देखेंगे कि हमारी जो इनिशियल पोजीशन है और जो हमारी फाइनल पोजीशन है उनके बीच का डिस्टेंस क्या है। तो यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है इसका रेडियस हमें गिवन है, दिस इज रेडियस इज इक्वल्स टू r है। सो r प्लस r, दैट इज r प्लस r। सो हमारा जो आंसर आया वो आया 2r। सो यहाँ पे हमें कौन सा पार्ट है जिसमें 2r लिखा है, c। सो द आंसर इज c। So let's now move on to this next question. So students, next question is, in which of the following cases of motion the distance moved and the magnitude of the displacement are equal? If the car is moving on a straight road, if the car is moving in circular path, the pendulum is moving to and fro, and the earth is moving around the sun. So students हमें इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इनमें कौन सा केस है जिसमें डिस्टेंस जो मूव हुआ है और जो हम आपका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल होगा। सो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे A, B, C या D में से कोई एक पार्ट चूज करना है।
सो अगर हम यहाँ पे देखें, फर्स्ट पार्ट है दिस इज अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड. सो अगर हम ये केस लें, अगर एक कार यहाँ से एक स्ट्रेट रोड पे फॉलो कर रही है तो इसका डिस्टेंस अगर इसने 5 किलोमीटर यहाँ पे वॉक किया है, सो इसका डिस्टेंस भी 5 किलोमीटर होगा और डिस्प्लेसमेंट मींस इसकी इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच में भी जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है. सो ये जो केस है दैट इज एक फर्स्ट केस है जिसमें आप बोल सकते हैं कि आपका डिस्टेंस जो मूव हुआ है और जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल होगा. जब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, कार अगर मूव करी है सर्कुलर पाथ में, तो सर्कुलर पाथ में मूव करने के बाद क्या होगा, वो सर्कुलर पाथ में मूव करके फाइनली वो उसी पोजीशन में आ जाएगी. दैट मीन्स उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगी. दैट मीन्स उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा. तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कोई नहीं आएगा, तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ 0 हो जाती है और जो आपका डिस्टेंस मूव है वो आ जाएगा आपका सर्कमफ्रेंस से. So next is the pendulum is moving to and fro. अगर एक वॉच में एक पेंडुलम पहले इस डायरेक्शन में जाती है लेफ्ट एंड देन वो यहाँ से राइट जाती है, तो फाइनली होता क्या है कि वो इस डायरेक्शन से गई और फाइनली वो यहाँ राइट मूव करके वापस अपनी मेन पोजीशन पे आ जाएगी. So यहाँ पे भी आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है क्योंकि आपकी इनिशियल पोजीशन इज इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन हो जाती है. सो द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन. तो अगर ये आपका सन है और अर्थ इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, सो आपकी अर्थ एक पॉइंट से स्टार्ट करके रिवॉल्व करके आफ्टर दैट 1 ईयर वो वापस यहाँ पर आ जाती है, जैसे कि हमें पता है. सो यहाँ पे भी वो एक सर्कुलर पाथ मूव करती है जिसकी वजह से आपकी इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम हो जाती है. सो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आता. दैट मीन्स ओनली हियर इज ओनली वन केस विच इज इफ द कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, जहां पे आपका डिस्टेंस मूव और जो आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो सेम हो जाता है. तो दिस इज ओनली द फर्स्ट केस. सो जो हमें डी पार्ट है वही कहता है कि ओनली हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो सही है. सो हियर्स द आंसर इज द D part, that is only first part is that which shows the distance moved and the magnitude of the displacement are equal. I hope this is clear to you. Now move on to the next question, that is third question. So third question is that numerical ratio of displacement to distance for a moving object is the A part always less than 1, the B part is to 1 or less than 1, C is always more than 1 or equal to 1 more than 1. इस क्वेश्चन में हमें पता है कि आप अगर न्यूमेरिकल रेशियो देखें, तो न्यूमेरिकल रेशियो देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. सो जो डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो 0 हो सकती है क्योंकि अगर इनिशियल पोजीशन कोई भी बॉडी घूम कर वापस अपनी उसी पोजीशन में आ जाती है या वो कहीं पे जाकर वापस आ जाती है और उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाती है, सो हम वहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 लेते हैं, बट डिस्टेंस कैन नेवर बी 0. सो स्टूडेंट्स होता ये है कि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो या तो डिस्टेंस के इक्वल हो सकती है अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती जाए, सो हमारी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस सेम हो सकता है, बट हमारी डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती. सो जब हम डिस्प्लेसमेंट की रेशियो, दैट इज डिस्प्लेसमेंट की रेशियो हम डिस्टेंस टू द डिस्टेंस निकालेंगे, सो हमारा जो डिस्टेंस है वो हमेशा बड़ा होता है. दैट मीन्स displacement is always less than the distance or it is equal to the distance. So जब हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होता है और अगर ये दोनों इक्वल है, सपोज स्टूडेंट्स हम सपोज करते हैं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके हमें या तो आंसर 1 देंगे, और अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट छोटा है और डिस्टेंस बड़ा है, तो ये आंसर जो हमारा आएगा वो लेस देन 1 आएगा. सो यहाँ से हमें क्या पता लगता है, हमारी न्यूमेरिकल रेशियो क्या होगी, ऑलवेज लेस देन 1 तो वो नहीं हो सकती क्योंकि इक्वल भी हो सकते हैं, 2 इक्वल और लेस देन 1 होगी या फिर ऑलवेज मोर देन 1. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये आएगा दैट इज इक्वल टू 1 होगी या लेस देन 1 होगी. सो द आंसर हियर कम्स टू बी द बी पार्ट, दैट इज कि हमारा जो न्यूमेरिकल रेशियो आएगी या तो वो 1 के इक्वल आएगी या तो वो 1 से छोटी आएगी. So now next move on to the next question. So the next question is name the shortest path from one point to another. So students हमें पता है हम शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा लेते हैं, डिस्टेंस तो हम सबसे लंबा पाथ लेते हैं कि उसने टोटल पाथ कितना कवर किया है, दैट इज नोन एज द डिस्टेंस. पर जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में हम सिर्फ शॉर्टेस्ट पाथ लेते हैं, हमें मैटर नहीं करता वो कौन सी ऐसी मूवमेंट करके आया है, ये किस डायरेक्शन में मूवमेंट किया है, बस हम उसके बीच का कोई भी शॉर्टेस्ट पाथ लेते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. सो द फोर्थ क्वेश्चन इज नेम द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट.
बिकॉज हम डिस्प्लेसमेंट में ही लेते हैं शॉर्टेस्ट पाथ जब हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन की ही बात करते हैं और उनके बीच में जस्ट एक स्ट्रेट हम लाइन ड्रॉ करते हैं जो हमारा वो डिस्टेंस होता है, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और दिस शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन ऑफ द person or substance or the final position. So now next move on to the next question. So the next question is, for a moving object displacement can be 0 but distance cannot be 0. True or false? So you have to just tell that which is true or false. So the statement is, that is, for a moving object, मतलब मूव करते हुए ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो 0 हो सकती है बट डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता. स्टूडेंट्स वो इसलिए, अब देखते हैं डिस्टेंस क्यों 0 नहीं हो सकता. ये है आपका डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट ने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया या फिर उसने थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल. सो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें कि इसने ये ऑब्जेक्ट ने यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया और वो यहाँ पर पहुंच गया, तो इसने यहाँ पे कुछ तो ट्रेवल किया. पर अगर हम एक सर्कल की बात करें कि एक पर्सन ने यहाँ से शुरू किया, उसने सब मूवमेंट करके घूम फिर के वापस अपने घर पर आ गया है, तो यहाँ पर उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाती है क्योंकि वो वापस उस जगह पे आ गया. दैट मीन्स उसका जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन थी वो सेम हो जाती है. तो यहाँ पर आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है पर जो आपका डिस्टेंस है वो कभी 0 नहीं होता. सो दिस स्टेटमेंट is true, that is the answer comes out to be that the statement given is true. So it is true that displacement can be 0 but distance can't be 0. So now move on to the next question, that is the sixth question. Define circular motion. So what is circular motion? Circular motion is the movement of an object along the circumference of a circle or rotation along a circular path, since the object's velocity vector is constantly changing direction. So students, circular motion क्या होता है? Circular motion is the movement of object. एक movement होता है object का, is the movement of an object along the circumference. Object along the circumference of a circle. Along the circumference ऑफ अ सर्कल. क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि हम सर्कल से बात करते हैं कि हम एक सर्कल की बात कर रहे हैं और रोटेशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ, और रोटेशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ. तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखेंगे कि सर्कुलर मोशन से हमें पता लगता है कि वो एक वहां पर एक हमारे एक सर्कल की बात हो रही है. सर्कल में क्या होता है, आपका सर्कुलर मोशन जो होता है वो सर्कमफ्रेंस, दैट मींस बाहर की बाउंड्री पे ही होता है कि कोई आपका ऑब्जेक्ट है जिसका मूवमेंट सिर्फ आपकी यहाँ पे बाउंड्री पे है, दैट मींस वो रोटेट कर रहा है एक सर्कुलर पाथ से. फॉर एग्जांपल हम जब एक चौक पे जाते हैं या फिर हम जब राउंड अबाउट पे जाते हैं रोड पे, तो वहां पर भी एक ऐसे ही एक राउंड अबाउट होता है जिसके अराउंड एक कार घूमेगी. So this is a circular path in which a car travels. This is a circular motion. So जब एक बॉडी का मूवमेंट एक सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है या वो एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट करती है, उसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं. आई होप स्टूडेंट्स आपको सर्कुलर मोशन क्लियर हो गया होगा कि हम सर्कुलर मोशन किसे बोलते हैं. So now move on to the next question, that is the seventh question. So what is meant by a point object? So point object क्या होता है? Whenever the size of the object is much smaller than the distance it moves in a given time of interval, so the size of the object can be neglected, then the object may be regarded as the point object. For example, students, यहाँ पे हमें पता है स्टूडेंट्स कि जब भी एक ऑब्जेक्ट का साइज इतना छोटा होता है कि उसका जो डिस्टेंस मूव है एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल, उसके सामने वो हम उसे निग्लेक्ट कर सके. मींस कि हमारा जो डिस्टेंस है वो इतना ज्यादा बड़ा है कि उसके लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका साइज बहुत छोटा हो जाता है, तब हम उस साइज को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं. ऑब्जेक्ट के साइज को हम उसे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं. जैसे कि अगर एग्जांपल लेते हैं, कार है जो कवर कर रही है डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, उसको हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, कार का साइज, सपोज ये कार है और वो डिस्टेंस 10 किलोमीटर का ट्रेवल करती है कार, तो वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस मींस इट इज 10,000 मीटर्स. सो उस डिस्टेंस के लिए वो कार जो है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट होगी क्योंकि डिस्टेंस के कंपैरिजन में कार का साइज कुछ भी नहीं है. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट होगी. सो हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्हेनेवर द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट मींस साइज
ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर, कि पहली तो आपकी क्या बात होती है कि साइज जो ऑब्जेक्ट का है वो बहुत स्मॉलर होता है, इज स्मॉल देन द डिस्टेंस इट इज मूव्ड. सो द डिस्टेंस इट मूव्ड इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. सो जो वो हमारा साइज है, हम उस साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट को निग्लेक्ट कर सकते हैं. सो देन जो हमारा ऑब्जेक्ट है हम उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं, जिसका हमारे एग्जाम्पल लिया. दैट इज इफ कार इज मूविंग ऑन अ ट्रैक ऑफ 10 किलोमीटर्स देन इट इज कंसीडर्ड टू बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज can an object be at rest as well as in motion at the same time? So yes, it is possible that an object be at rest as well as in motion at the same time, because an object may be at rest relative to one object at the same time, but it may be in motion relative to the another object. So जैसे स्टूडेंट्स हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हम जब रेस्ट और मोशन की बात कर रहे थे, सो ये जो सब चीजें हैं रेस्ट और मोशन वो उसकी सराउंडिंग पे डिपेंड करती हैं. तो जो मोशन होता है इट ऑलवेज की जब आप एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंज होती है सब वो हम उसे मोशन में बोलते हैं. सो ये पॉसिबल हो सकता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट खुद के लिए वो रेस्ट पे है बट वो बाहर किसी ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पे नहीं है, जो मोशन में पर खुद के लिए तो वो रेस्ट पे है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर एक बस की बात करें, सो अगर एक बस के अंदर पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, वो पैसेंजर्स एक दूसरे के लिए वो सारे पैसेंजर्स जो हैं वो रेस्ट पे है क्योंकि वो उनमें से कोई भी मूव नहीं कर रहा, दे आर जस्ट सिटिंग ऑन द सीट्स. सो पर इनके लिए बाहर जो भी लोग घूम रहे हैं उनके आसपास के लोग या फिर जो कार मूव कर रही है उनके पास में से निकलती है, वो सब है कि अगर बस इस डायरेक्शन में जा रही है तो उनके लिए सारी चीजें बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है पर वो रेस्ट पे है. सो उसके लिए वो रेस्ट पे है, पर जो बाहर से लोग उन्हें देख रहे हैं या जो बाहर लोग खड़े हुए हैं, जैसे कि जब कोई ट्रेन एक स्टेशन से निकलती है तो स्टेशन पे वो लोग खड़े हुए हैं, उनके हिसाब से वो पर्सन ट्रेन निकली तो वो लोगों ने भी मूवमेंट किया. तो उन पर्टिकुलर सिचुएशन पे बाहर जो लोग खड़े हैं प्लेटफॉर्म पे उनके लिए उस ट्रेन के अंदर के पैसेंजर्स मूवमेंट में है, मोशन में है, पर उस सिचुएशन पे वो जो खुद पैसेंजर्स है वो रेस्ट पे है. सो इस सिचुएशन में, इस एग्जाम्पल में एक पर्सन किसी और ऑब्जर्वर के लिए मोशन में है पर वो खुद के लिए रेस्ट पे है. सो ये जो सिचुएशन है ये वाइस वर्सा हो सकती है. सो इसलिए हम कहते हैं कि यस, it is possible that an object can be at rest as well as in motion the same time, because an object may be at rest relative to one object at the same time it may be in motion relative to the another object. So now next move on to the next question. So the question is, how can we describe the location of an object? So हम कैसे एक ऑब्जेक्ट की लोकेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं? So to describe the position of an object we need to specify a reference point called the origin. कि हमें एक पोजीशन को, एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए हमें पहले जरूरी है कि हम एक रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करें जहां से हम उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देख रहे हैं. मींस हम ऐसे नहीं बोल सकते किसी ऑब्जेक्ट को 10 लो, हमें पहले लेना पड़ेगा कि वो कहाँ से. हम अगर ये बोल रहे हैं कि एक बॉय है वो अपने स्कूल जा रहा है, सो उसका जो स्कूल का डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है. कहाँ से है वो डिस्टेंस? मार्केट से, घर से. सपोज वो घर से जा रहा है, हम यही बोलेंगे कि अगर ये एक बॉय का घर है और यहाँ पे उसका स्कूल है, तो यहाँ पे अगर उसके स्कूल और घर के बीच में उसका डिस्टेंस 2 किलोमीटर्स है और उसे ट्रेवल करना है, तो दैट मीन्स हम एक रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं घर और स्कूल. कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू स्पेसिफाई द रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन, जिससे हमें रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा जिससे हम ओरिजिन कहेंगे. ओरिजिन मीन्स जहां से हम शुरू कर रहे हैं, जहाँ पे उसकी पोजीशन 0 है, जहां से वो स्टार्ट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट अ लाइब्रेरी इन अ सिटी इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन. की एक लाइब्रेरी है जो कि रेलवे स्टेशन से नॉर्थ पे 2 किलोमीटर पे है. दैट मीन्स इट इज नॉट 2 किलोमीटर. सो लाइब्रेरी इज हियर to the north of railway station of north. So we have specified the position of the library with respect to the railway station. हमने लाइब्रेरी की पोजीशन को with respect to railway station बताया है कि वो with respect to railway station north 2 किलोमीटर पर है. That is, इस केस में हमने रेलवे स्टेशन को हमारा रेफरेंस पॉइंट माना जिसका हमने रेफरेंस दिया है. It is treated as the origin, so it is the reference point. So I hope students आपको क्लियर हो गया होगा कि हम एक ऑब्जेक्ट की लोकेशन कैसे बताते हैं. So now move on to the next question. So give an example of a body that may appear to be moving for one person
एंड स्टेशनरी फॉर द अदर। सो हम एक एग्जाम्पल देना एक बॉडी का जो कि अपीयर कर रही है मूविंग एक पर्सन के लिए, वो स्टेशनरी है दूसरे पर्सन के लिए। तो स्टूडेंट्स ये वैसा ही क्वेश्चन हो गया जैसे कि हमने अपना पिछला क्वेश्चन किया था कि एक बॉडी रेस्ट पे भी हो सकती है, मोशन पे भी हो सकती है। हमने वहां पे बस का एग्जाम्पल लिया था, सो हम सेम एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं। वहां पे हमने जो स्टेटमेंट बताई थी यहाँ पे हम उसका एग्जाम्पल पुट कर सकते हैं। दैट इज कि अगर एक पैसेंजर मूव कर रहा है बस में, दैट इज अ पैसेंजर्स इन अ मूविंग बस ऑब्जर्व दैट द trees, building as well as the people on the roadside appear to be moving backwards। इसमें क्या हो रहा है कि अगर एक बस के अंदर पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनके लिए जो बाहर के ट्रीज, बिल्डिंग्स, रोड, ट्रीज सब चीजें जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी क्योंकि वो आगे मूव कर रहे हैं, तो उनके लिए सारी चीजें पीछे जा रही हैं। सो सिमिलरली अगर एक पर्सन स्टैंडिंग है रोड पे, मींस इनके लिए सब चीजें बैकवर्ड जा रही है, पर अगर उस पॉइंट पे कोई पर्सन बाहर खड़ा हुआ है और वो बस को ऑब्जर्व कर रहा है पैसेंजर्स को, तो उसके लिए वो सारे फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ जा रहे हैं। सो उन पैसेंजर्स के लिए बाहर की चीजें मूवमेंट में है, पर बाहर के ऑब्जर्वर के लिए वो बस मूवमेंट में है, उसके पैसेंजर्स मूवमेंट में है। सो एट द सेम टाइम ईच पैसेंजर इन अ मूविंग बस और ट्रेन ऑब्जर्व्स हिज फेलो पैसेंजर सिटिंग एंड नॉट मूविंग। सो उसमें होता है जितने पैसेंजर्स अंदर है एक दूसरे को मूविंग नहीं पा रहे, वो सब एक दूसरे को बैठा हुआ पाते हैं, रेस्ट में पाते हैं। सो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जो मोशन होता है वो रिलेटिव होता है, मींस एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको अगर एक पर्सन मूव करता हुआ देख रहा है तो दूसरे के लिए, जैसे कि अगर बाहर का पैसेंजर इस बस को मूव करता हुआ देख रहा है कि ये लोग मूव कर रहे हैं, पर अंदर के लिए वही इंसान रेस्ट पे है। सो आप इसे यहाँ पे इस तरह से ये एग्जाम्पल देके ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज दिस इज अ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस क्वेश्चन। दैट इज और अ मूविंग ट्रेन और अ बस और अ एरोप्लेन, दिस ऑल things can be explained by this thing. So now move on to the next question. So the question is, answer the following question: that an object has moved through a distance, can it have zero displacement? If yes, support your answer. So आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर देना है। दैट इज कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है थोड़ा कुछ डिस्टेंस, तो क्या उसकी जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है? अगर हाँ तो क्यों? विद एग्जांपल्स हमें इसे बताना है। So yes, it can be possible that object can move through a distance and can have zero displacement, as displacement is the shortest distance between 2 point objects. So students, ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ने थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल किया पर उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वैसे भी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है 2 पॉइंट्स के बीच में। तो ये कब हो सकता है? अगर एक पर्सन ने मान लीजिए कि 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और 20 मीटर के डिस्टेंस के बाद उसने वो वापस अपनी पोजीशन पे, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो जो उसका डिस्टेंस हो जाएगा वो वहां पर जीरो, उसका जो डिस्टेंस है दैट इज कि अगर आपका यहाँ पे एक बॉय है और उसने यहाँ पर वो 20 मीटर इस डायरेक्शन में गया और वो वहां से जाकर वो स्कूल गया, सपोज एक बॉय घर से स्कूल गया यहाँ तक 20 मीटर और वो वहां से वापस आ गया घर पर 20 मीटर वापस। तो यहाँ पर जो उसका डिस्टेंस आएगा दैट इज डिस्टेंस, तो यहाँ उसका डिस्टेंस क्या आएगा? डिस्टेंस इज 40 मीटर, दैट इज 20 + 20 40 मीटर्स। बट अगर हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या होगा? उसकी इनिशियल पोजीशन भी यही थी, दैट मींस उसकी ओरिजिनल पोजीशन, और जो फाइनल आई वो भी वो फाइनल यहीं आ गया। तो उसका जो इनिशियल और फाइनल के बीच में डिस्टेंस है वो तो जीरो हो गया, दैट मींस यहाँ पर कोई भी चेंज उसकी पोजीशन में नहीं हुआ। सो यहाँ पे कोई भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं हो, तो जो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पर जीरो हो जाती है। So here is we had proved that if we have moved some distance, it can have zero displacement. So here's the answer for the given question. So now move on to the next question. That is, an object moved from point A to B and C to D along the circle shown in the figure below. Find the distance covered by the moving object. Find the magnitude of the displacement of the object. So students, हमें यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ पे हमें एक फिगर दी गई है, आप देख रहे हैं। तो इस फिगर में हमें ये बोला गया है कि ऑब्जेक्ट ने फर्स्ट ऑब्जेक्ट A to B गया एंड देन फॉर B to C गया एंड देन C to D गया इस सर्कल के अलाउंग। सो फाइनली उसने यहाँ से शुरू किया और वो D पॉइंट तक ये मूव करके आया है। सो हमें क्या बताना है? फर्स्ट हमें इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट इसका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को पहले हम इसका ए पार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स पहले ये देखिए, हम जब इसका ए पार्ट सॉल्व करेंगे तो हम इसके ए पार्ट में फाइंड आउट क्या करना है? हमें इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो डिस्टेंस इसका क्या है? सो ऑब्जेक्ट ने क्या किया, ये इसका पूरा सर्कमफ्रेंस, एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई r, दैट मींस 2 पाई मल्टीप्लाई बाय
रेडियस। तो यहाँ पर उसने 3/4 मीन्स अगर हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसने 3/4 ही मूव किया है। सो जो आपका डिस्टेंस आया है दैट इज 3/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सो मतलब पूरे एक सर्कल का उसने सर्कमफ्रेंस जो है उसका 3/4 ही कवर किया है। सो 3/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे 3/4 ऑफ 2 पाई रेडियस, दैट मीन्स 2 पाई आर, आर इज द रेडियस। यहाँ से आपका जो आंसर आ जाएगा दैट इज 4.5 पाई मीटर्स। बिकॉज आपको जो डिस्टेंस है यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका एक यूनिट है, ये जो एक यूनिट है ये आपको गिवन है 1 मीटर। यहाँ पे आपको गिवन है दैट इज कि आपका जो एक यूनिट है वो 1 मीटर के यहाँ पर इक्वल है, दैट इज इट इज 1 मीटर। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका रेडियस क्या आएगा, ये पॉइंट है आपका, इसके बीच का जो डायामीटर है। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें ये आपका यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, ये आपका डायामीटर है। यहाँ पे जो दिया गया 1 2 3 4 5 6 दैट मीन 6 मीटर्स। 6 का हाफ कितना हो गया 3। सो जब आप यहाँ पे 3 पुट करेंगे दैट इज द रेडियस और आपसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4.5 पाई मीटर्स, क्योंकि आपका जो एक है मीटर्स में है तो यहाँ पे मीटर्स में आया। नेक्स्ट हम जो सॉल्व करेंगे दैट इज द बी पार्ट। बी पार्ट में हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है विच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यहाँ पे है वो है ए डी, बिकॉज ये इनिशियल पोजीशन है ये फाइनल, तो इनके बीच में हम एक डिस्टेंस ज्वाइन करते हैं दैट इज दिस लाइन जो कि हमें डिस्प्लेसमेंट देगी। सो हमने इसे इस तरह से ज्वाइन किया तो हमें अब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट मिलेगा ए डी। हमने इस पॉइंट को ओ मान लिया दैट इज सेंटर ऑफ द सर्कल। सो यहाँ से हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें मिलेगी थ्रू द पाइथागोरस थ्योरम। सो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमें एडी निकालना है। यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल मिल गया है दैट इज ट्राइंगल ए ओ बी। सो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है दैट इज आपको जो हमारा एडी स्क्वायर है दैट इज एडी स्क्वायर इज इक्वल टू एओ स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर। सो यहाँ पे आपका जो एओ है वो कितना दिया हुआ है 3 दैट इज 3 स्क्वायर प्लस ओडी पे आपको 3 दिया गया है दैट मीन्स 3 स्क्वायर। सो 3 स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 9 इज 18। सो आपका जो एडी स्क्वायर आ जाता है वो यहाँ पे आ जाता है 18 मीटर्स। सो स्टूडेंट्स हमारी एडी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 मीटर आ गया है। यहाँ से जो हमारा एडी है दैट मीन्स एडी जो आ जाएगा वो अंडर रूट ऑफ 18 मीटर आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ से अपना क्वेश्चन करेंगे दैट इज एडी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 18 मीटर्स। सो यहाँ पे जो अंडर रूट ऑफ 18 आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 3√2 मीटर्स। सो आपकी जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ गया दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो आपका आ गया 3√2 मीटर्स। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका यहीं पे सॉल्व हो जाता है। आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि आपको डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, दैट मींस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों में कितने उल्टे आते हैं। देखिए यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस आया वो 4.5 पाई मीटर्स आया, मींस पाई की भी एक वैल्यू है दैट इज 3.14 अगर हम पुट करते हैं। सो ये क्वेश्चन 12 और 13 मीटर्स के अराउंड आएगा आपका अप्रोक्सीमेटली। बट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो 3√2 मींस ऑलमोस्ट 3 के अराउंड आता है। दैट मींस ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी कम होती है डिस्टेंस से। अगर हम बात करें किसी भी मोशन में, अगर यहीं पे क्या होता, अगर ये पूरा सर्कल मूव कर जाता मींस ये प्रॉपर वापस ए में आ जाता तो आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 ही हो जाती। सो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आई होप अब तक आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या फर्क होता है। सो नाउ अब हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है कि जब हम प्रूव करते हैं कि हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है। सो हम एक साइड पे लेंगे कि हम अपना डिस्टेंस लिखेंगे और दूसरी साइड पे हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, और हम इन दोनों के बीच में बताएंगे कि एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, आप भी रिमाइंड करिए कि हमने थ्योरी क्लास में क्या पढ़ा था कि हमारे बीच में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या डिफरेंस आते हैं। तो ये आपको भी रिमाइंड हो जाएगा। सो यहाँ पे जो आपको फर्स्ट पार्ट दिया गया है, फर्स्ट जो हम डिफरेंस बताएंगे दैट इज कि जो डिस्टेंस होता है वो कंप्लीट लेंथ होती है पार्ट की बिटवीन
any two points means कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में कोई भी पार्ट ट्रेवल होता है that is called the distance. So distance क्या है? Distance जो है वो आपका complete length होता है जितना भी पार्ट आपने ट्रेवल किया है किसी भी डायरेक्शन में. बट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आपकी डायरेक्ट लेंथ होती है और आप कह लीजिए कि आपका शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड होता है. मींस कि आप एक डायरेक्शन लेते हैं कि दो पॉइंट्स के बीच में आपकी एक डायरेक्शन की किस मिनिमम पाथ जहां से आपका निकले कम से कम पाथ, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट. नाउ द सेकंड पॉइंट, टू कैलकुलेट डिस्टेंस डायरेक्शन इज नॉट कंसीडर्ड. मीन्स अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है. दैट मीन्स नो रिक्वायरमेंट ऑफ डायरेक्शन. इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है. बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्शन को भी कंसीडर किया जाता है. दैट मीन्स डायरेक्शन इज ऑल्सो कंसीडर्ड, वो भी जरूरी होती है. So the next point is that is distance cannot be zero. It cannot be zero. Distance कभी भी जीरो नहीं हो सकता. अगर बॉडी ने थोड़ा भी मूवमेंट किया चाहे वो 0.1 सेंटीमीटर ही किया हो उसका कुछ डिस्टेंस होगा. बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो क्योंकि अगर वो बॉडी मूव करके घूम फिर के कोई बॉडी या कोई भी ह्यूमन वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है तो वहां पे आपके डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है. So now move on to the next point, that is the fourth point. So here we see that the fourth point says scalar quantity. So distance is a scalar quantity as we know because जो आपकी डिस्टेंस है उसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं, डायरेक्शन को नहीं. तो ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी एज इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड नॉट ऑन द डायरेक्शन. बट वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को ही कंसीडर करते हैं. सो दोज आर द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. सो आई होप दैट दिस इज क्लियर फॉर यू दैट व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. An object moves from point A to B to C to D. एक पॉइंट है जो A से B गया, B to C गया एंड C to D गया एंड फाइनली टू A, फिर वो D से फाइनली A पर चला गया. तो आपको शो करना है कि मीन्स उस पूरे सर्कल में तो पहले B गया, फिर B to C गया, फिर C to D गया एंड देन अगेन टू A. दैट मीन्स उसका डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे A पार्ट, दैट इज द डिस्टेंस. सो डिस्टेंस यहाँ पर क्या आएगा, दैट इज ऑब्जेक्ट ने मूव किया है कंप्लीट रोटेशन, देयरफॉर जो डिस्टेंस आएगा वो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल आएगा क्योंकि आपने पूरा सर्कमफ्रेंस ले लिया. तो यहाँ पे जो आपका d आएगा सर्कमफ्रेंस के इक्वल आएगा. जो सर्कमफ्रेंस होता है दैट इज 2 पाई मल्टीप्लाई बाय द रेडियस. तो यहाँ पे आपका रेडियस क्या आएगा, आपका एक जो आपका बॉक्स है दैट मीन्स एक यूनिट 1 किलोमीटर के इक्वल है. तो यहाँ पे आपका जो रेडियस है दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 3 यूनिट्स दैट मीन्स 3 किलोमीटर्स. सो आपका जो रेडियस आएगा वो आएगा 2 पाई, रेडियस इज 3 किलोमीटर्स दैट इज 3 किलोमीटर्स. सो आप जैसे मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा 6 पाई किलोमीटर्स. और जो आपका हमारा ये तो आपका आ गया डिस्टेंस. अब हम बात करते हैं आपके डिस्प्लेसमेंट की. सो इनिशियल पोजीशन यहाँ पे A है और फाइनल पॉइंट जो आपको दिया हुआ है वो भी A है. सो कोई भी पोजीशन में चेंज नहीं आता. सो हेंस आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा. मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0. ये आपका हो गया इक्वल और जो डायरेक्शन होगी वो भी यही रहेगी. जब आपका मैग्नीट्यूड ही 0 आ गया सो यहाँ पे डायरेक्शन की बात हम नहीं करेंगे. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डेविड वॉक्स 3 किलोमीटर नॉर्थ. आपका डेविड है एक पर्सन जिसने नॉर्थ में 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया. दैट मीन्स हम देखते हैं डेविड ने नॉर्थ डायरेक्शन में 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया. देन उसने ईस्ट में 4 किलोमीटर ट्रैवल किया. सो हमें बताना है उसका डिस्टेंस क्या है. डिस्टेंस क्या होता है आपका टोटल पाथ ट्रैवल. तो यहाँ पे जो आपका टोटल पाथ ट्रैवल दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस जो है क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर्स प्लस 4 किलोमीटर विच इज इक्वल्स टू 7 किलोमीटर्स. सो यहाँ पे आपको कौन सा पार्ट है जो 7 किलोमीटर, दैट इज द ए पार्ट. सो जो आपका आंसर आएगा वो है आपका ए पार्ट. सो ए पार्ट जो है वो आपका टोटल डिस्टेंस है. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बिल रन्स 400 मीटर्स टू एंडी हाउस. जो बिल है
वो 400 मीटर ट्रेवल करके एंडी के घर पे गया है, उसने वापस से वहां पे उसको टर्न लिया एंड वो रन करके वापस बैक अपने घर पे 400 मीटर्स आया है। सो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? सो स्टूडेंट्स जो आपकी दैट इज का डिस्टेंस क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि अगर ये वापस उस पोजीशन में आया दैट मीन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। अब तक आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि अगर एक बॉडी वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाती है और उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाती है दैट मीन उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो जाएगी। सो यहाँ पर हम डिस्टेंस की बात करें दैट मीन उसने 400 ट्रेवल किया एंडी के घर जाने के लिए और 400 वापस आने के लिए। सो दैट मीन्स जो टोटल आपका आ गया वो आ गया आपका 800 meters. That means यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन है जो 800 मीटर शो कर रहा है? That is the C part. The answer is C. Now move on to the next question, that is an object along the grid through the point A, B, C, D, E and F as shown below. कि एक ऑब्जेक्ट है जो एक ग्रिड के अलाउंड मूव कर रहा है, so उसका हमें डिस्टेंस निकालना है, उसने कितना ट्रेवल किया और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्ट पहले A to B गया, B to C, then C to D, then D to E and E to F. सो फाइनली वो F पे गया, उसकी फाइनल पोजीशन F पे है और इनिशियल पोजीशन A है और जो आपकी एक ग्रिड है वो 0.5 किलोमीटर की है। तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पर A से B पे जाने पे 6 ग्रिड्स लग रही हैं, दैट मीन्स दिस होल डिस्टेंस इज ऑफ 3 किलोमीटर्स। ये वाली जो ग्रिड है ये 1 किलोमीटर की है, यहाँ पे 3 से है दैट मीन्स इट इज 1.5 किलोमीटर और ये तो आपकी 0.5 एंड 0.5 है, दैट इज ED की 0.5 एंड EF इज ऑल्सो 0.5। सो नाउ हम पहले निकालेंगे हमारा A पार्ट दैट इज डिस्टेंस। तो आपको जो डिस्टेंस आएगा वो किसके इक्वल आएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ AB दैट इज AB डिस्टेंस प्लस B से C पर जाने पे, C से D पर जाने पे प्लस D से E पर जाने पे एंड नाउ लास्ट E से F पर जाने पे। सो आपका जो AB डिस्टेंस है दैट इज 3 प्लस 1 प्लस 1.5 D इज 0.5 प्लस 0.5। सो जो आपका टोटल डिस्टेंस आ गया दैट इज 6.5 किलोमीटर्स, मींस टोटल डिस्टेंस इज 6.5 किलोमीटर्स। अब अगर हम B की बात कर रहे हैं, B पार्ट में हमें डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। सो जब हम डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो वहां पे हमारा जो आएगा दैट इज हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं, तो यहाँ से हम A से लेके F तक एक हम लाइन लेंगे जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो मींस जो हमारा AF है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, मींस मैग्नीट्यूड जो है डिस्प्लेसमेंट का। सो यहाँ पे आपकी इनिशियल पोजीशन A है, F आपकी फाइनल पोजीशन है, हेंस जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस AF से कैलकुलेट होगा। सो यहाँ पर अगर हम एक स्ट्रेट लाइन का सीधा कर और यहाँ पे हम एक पॉइंट लें दैट इज H पॉइंट, सो यहाँ से आपका एक ट्राइंगल बन जाता है दैट इज ट्राइंगल AHF। यहाँ पे अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो आपका AF स्क्वायर इज इक्वल्स टू AH स्क्वायर प्लस HF स्क्वायर आएगा। AH स्क्वायर जो है वो आपको 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4 यूनिट्स स्क्वायर प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3 यूनिट स्क्वायर, बिकॉज आपकी एक ग्रिड जो है वो 0.5 की है, AH में आपने 4 ग्रिड यूज की है और HF में आपने 3 ग्रिड यूज की है। सो यहाँ से आपका जो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 2 एंड 2 स्क्वायर इज 4 और यहाँ पे 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 1.5 और 1.5 का स्क्वायर इज 2.25। सो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 6.25। सो आपका AF स्क्वायर इज इक्वल टू 6.25 आ जाएगा। सो आपका AF क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 6.25। सो आपका जो आंसर आ जाएगा दैट इज 2.5 किलोमीटर जो आपके मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। सो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ गया 2.5 किलोमीटर। सो आई होप यहाँ से हम धीरे धीरे करके और क्लियर कर रहे हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या फर्क होता है स्टूडेंट्स। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इसके बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना। सो आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो आपके लिए यहाँ से न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज जेरी वॉक फ्रॉम होम टू स्कूल देन फ्रॉम द स्कूल टू द पार्क, व्हाट इज इट्स टोटल डिस्टेंस। जेरी पहले घर से स्कूल गया है फिर स्कूल से पार्क गया है, तो उसका टोटल डिस्टेंस बताना है। उसके घर से पार्क के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज ऑफ 2 किलोमीटर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे जो जेरी है उसने
टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस पे हम उसने जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए हम डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, वरना अगर हम घर से पार्क के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं दैट इज 2 किलोमीटर्स, बट उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, इनिशियल घर है और फाइनल पार्क है, बट यहाँ पे हम टोटल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, सो हम यहाँ पे ये 2 किलोमीटर्स कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे हम पहले उसके घर से स्कूल का डिस्टेंस प्लस स्कूल से पार्क का डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं, तो उसके घर से स्कूल का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर्स प्लस जो उसको स्कूल से पार्क का डिस्टेंस है वो है 3 किलोमीटर। तो आपको जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 8 किलोमीटर्स। So the total distance traveled by the Jerry is 8 kilometers to home to park. So here's the distance. So now move on to the next question, which is distance and direction of an object change in position from a starting point. So अगर एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन में उसका डिस्टेंस और डायरेक्शन चेंज हो रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से, so हम उसे क्या बोलते हैं? So स्टूडेंट डिस्टेंस को हम डिस्टेंस इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, और अगर उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है दैट मीन्स इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वो हम कब देखते हैं पोजीशन में? डिस्प्लेसमेंट में। यू आर राइट स्टूडेंट्स, आपने बहुत अच्छा सोचा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पे जो इसका आंसर है दैट इज द ए पार्ट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि तभी होता है अगर एक ऑब्जेक्ट ने एक डिस्टेंस ट्रैवल किया और उसने अपनी डायरेक्शन भी देखी है, दैट मीन्स हम बात किसी कर रहे हैं पोजीशन की, मीन्स हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देख रहे हैं वो भी एक पोजीशन की, तो तब हम उसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सो हियर इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is Germain runs exactly 2 laps around a 400 meter track. So what is the displacement? So उसने एक 200 मतलब लैप्स में एक सर्कुलर है उसका, एक 400 मीटर ट्रैक के 2 लैप्स लिए, मीन्स 2 राउंड्स लिए। स्टूडेंट्स जब उसने अपना एक राउंड लिया है दैट मीन्स फन राउंड में वो वापस जहां से उसने शुरू किया वो वहीं पहुंच गया। सो स्टूडेंट्स उसने अगर यहाँ ए पॉइंट से शुरू किया वो पूरा मूव करने के बाद यही एक पॉइंट में आ गया, उसने दूसरा राउंड लिया वो यहाँ आ गया, और वो पूरा उसने 400 मीटर, मतलब अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो 400 प्लस 400 इज 800, बट हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। सो डिस्प्लेसमेंट इज टोटल दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो ए पे मूव करके वापस 2 लैप्स के बाद वो वहां पे ही आ गया है, दैट मीन्स उसकी जो डिस्प्लेसमेंट आएगी दैट मीन्स उसकी इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है, सो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी वो आ जाएगी इज इक्वल्स टू 0। सो आपका जो आंसर सी पार्ट है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। C is the correct option. Here's the answer. Now move on to the next question. The next question is quantity which have both magnitude and direction. वो quantity को हम क्या बोलते हैं जिसका magnitude and direction होता है? स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत इजी है, हमने थ्योरी में क्लियरली ये पढ़ा था कि किसी भी क्वांटिटी का अगर हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को कंसीडर करते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं? दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी, जहां पे हम दोनों की बात करते हैं। सो क्योंकि जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, सो इसका आंसर आएगा द सी, दैट इज vector quantity. Now move on to the next question, that is if a body does not changes its position with respect to its surrounding, it is said to be at, अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, सो हम उसे क्या बोलेंगे? स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, हमने ये चीज स्टडी करी है कि अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग दैट मीन्स वो स्टेशनरी है, दैट मीन्स वो रेस्ट पे है, सो हम उसे क्या बोलेंगे? दैट इज एट rest. So इसका आंसर भी है C part, that is the body is at rest. So a body whose position with respect to the surrounding does not change is said to be in a state of rest. So the C part is the correct option. Now move on to the next part. The next question is Scott travels north 5 miles and then goes west 3 miles before coming straight back south 2 miles. What is his distance? So हमने जो क्वेश्चन देखा है वो ये है कि स्कॉट ने पहले 5 मील्स टू द नॉर्थ ट्रेवल किया, फिर 3 मील्स उसने जो ट्रेवल किया दैट इज टू द वेस्ट एंड देन 2 मील्स टू द साउथ स्ट्रेट। सो 5 उसने पहले नॉर्थ में ट्रेवल किया, देन 3 वेस्ट में एंड देन साउथ में उसने 2 माइल्स किया। सो हमारा जो टोटल डिस्टेंस इज टोटल पाथ कवर्ड। सो यहाँ पर जो आपका डिस्टेंस आएगा वो इक्वल टू जो उसने पहले 5 माइल्स नॉर्थ में गया, फिर वो 3 माइल्स वेस्ट में गया, देन 2 साउथ में गया। सो यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 5 + 3 + 2 इज 10 माइल्स। सो जो आपका आंसर आया है वो आया 10 माइल्स। सो डिस्टेंस इज 10 माइल्स। सो यहाँ पे जो 10 है वो आपका ए पार्ट है, सो द ए पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। सो the A part is the answer. Now move on to the next question. That is Sagar runs 400 meters to Neha house
turns around and runs 400 meters back home. What is Sagar's displacement? It is same as question we have studied before. That was a Wales question जहाँ पे हमने बात की थी कि अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट की बात हुई होती तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता. So यहाँ पे सागर ने पहले नेहा के घर जाने के लिए, दैट इज सागर ने नेहा के घर जाने के लिए 400 मीटर का डिस्टेंस जो है वो रन किया है, दैट इज 400 मीटर्स. और फिर वो नेहा के घर से टर्न लेके वापस अपने घर आया है 400 मीटर्स. तो यहाँ पर उसका जो टोटल डिस्टेंस है वो तो 400 से 400 800 मीटर्स हो जाता है, बट हमें उसकी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है. सो यहाँ पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पे उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, दैट इज सागर का घर. सो इसलिए उसकी कोई चेंज नहीं होती पोजीशन में, दैट मींस उसकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 हो जाती है. सो द ए पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, जो शो कर रहा है कि आंसर 0 है. तो यहाँ पे जो हमारा ए पार्ट है वो करेक्ट ऑप्शन है. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is what is motion. So friends, what is motion? Motion क्या होता है? अभी तक हमने रेस्ट देख लिया कि रेस्ट हम क्या कहते हैं बॉडी को. अब हम बात कर रहे हैं मोशन की. So motion कब होता है? Motion can be defined as a change in the position of a body with respect to time or with respect to surrounding. कि motion को हम कैसे define करते हैं? As the change in the position, change in the position of a body, position of a body or object with respect to the surrounding or time. Obvious सी बात है स्टूडेंट्स, अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है तो वो किसी टाइम के रिस्पेक्ट में ही करेगा, बिकॉज टाइम कभी भी पॉज और स्टॉप नहीं होता किसी के लिए. तो ऑफकोर्स टाइम के रिस्पेक्ट में ही करेगा, बट वो सराउंडिंग पे भी डिपेंड करता है. दैट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू सराउंड टाइम और सराउंडिंग. सो ये आ गई आपकी व्हाट इज मोशन. सो मोशन है अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है टाइम या फिर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, सो हम उसे मोशन बोलते हैं. और रेस्ट क्या होता है? अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग, सो द बॉडी इज एट rest. So now move on to the next question, which is Radha moved towards southeast at a distance of 7 km. Then she moved toward west and travels distance of 14 km. From here she moved toward northwest a distance of 7 km. And finally she moves a distance of 4 km towards east. How far is she now from the starting point? So यहाँ राधा ने कुछ distance travel किया है, so हम वो देखते हैं. अगर यहाँ पे बहुत ही directions की बात हुई है स्टूडेंट्स, अगर हम ये देखें तो ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन होती है, दिस इज ईस्ट, दिस इज साउथ एंड दिस इज वेस्ट. सो ये जो इनके सेंटर में आएगी ये आएगी आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये आती है आपकी ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज साउथ वेस्ट एंड दिस इज नॉर्थ वेस्ट. सो फर्स्ट उसने साउथ ही ट्रेवल किया, दैट मीन्स उसने करीब शायद इस डायरेक्शन में ट्रेवल किया होगा, साउथ ईस्ट, दैट इज 7 किलोमीटर्स. देन उसने मूव किया इन द वेस्ट डायरेक्शन, वो उसने ट्रेवल किया 14 किलोमीटर्स. उसने फिर नॉर्थ वेस्ट ट्रेवल किया, दैट मीन्स इन दिस डायरेक्शन उसने 7 किलोमीटर्स ट्रेवल किया. एंड देन वो ईस्ट की डायरेक्शन में उसने 4 किलोमीटर्स ट्रेवल किया. सो हमें ये बताना है कि उसने जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कितनी दूरी है, मीन्स उसकी इनिशियल पोजीशन ये थी, दैट मीन्स दिस इज ए पॉइंट एंड वो बी पॉइंट पे गई, फिर उसके बाद वो सी पे गई, फिर डी पे गई एंड फाइनली वो ई पे गई. तो अब आपको ये डिस्टेंस निकालना है ए ई के बीच में कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है. So this 77 kilometer is equal. This is all also parallelogram. So opposite sides भी equal होंगी. So यहाँ पे देखेंगे. So जो आपका required distance है, that means जो आपको उसको देखना है कि उसे कितनी दूर है, distance आपको निकालना है, वो आपका AE के equal है. So AE आपको क्या दिया हुआ है? AE is equals to AD minus DE. So AD जो है वो आपकी equal to BC है, that is 14 kilometers minus DE which is 4 किलोमीटर. So the answer comes out to be 10 किलोमीटर. So जो आपका आंसर है वो 10 किलोमीटर, यहाँ पे 10 किलोमीटर हमें सी ऑप्शन में दिया, that means C option is the correct option for the given question. So now move on to the next question. Rest state and motion of a body. So next question में जो हम बात कर रहे हैं that is rest state और एक body के motion की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स.
सो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि एक बॉडी की रेस्ट स्टेट और मोशन क्या होती है. सो रेस्ट स्टेट एंड मोशन ऑफ अ बॉडी आर नॉन रिलेटिव, नॉन रिलेटेड, रिलेटेड और नन ऑफ द अबव. सो स्टूडेंट्स, रेस्ट और मोशन जो होता है वो रिलेटिव टर्म्स होती हैं, क्योंकि रेस्ट और मोशन जो है वो दोनों ही सराउंडिंग पे डिपेंड करती हैं. एक बॉडी अगर अपने लिए रेस्ट पे है तो किसी और के लिए मोशन भी हो सकती है, या इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि अगर एक बॉडी खुद के लिए मोशन में किसी और के लिए वो रेस्ट पे हो सकती है. सो ये तो दोनों चीजें हैं, ये ऑब्जर्वर या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मींस कह लो कि जो इसे देख रहा है, दैट मींस जो ऑब्जर्वर है उस पर डिपेंड करती है. सो अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो जरूरी नहीं उसके लिए दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस से या किसी और ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मूविंग भी हो सकता है. जैसे कि हमने बस के एग्जाम्पल पहले लिया था कि बस के एग्जाम्पल में अगर आप बस में रेस्ट में तो बाहर वाले जो देख रहा है आपको, अगर वो बस मूव करे तो उसके लिए आप मूविंग है, और वो पर्सन जो बाहर से देख रहा है वो खुद तो खड़ा हुआ है, सो पर वो आपके लिए आप बस में बैठे हो आपके लिए मूविंग है. सो ये दोनों चीजें एक दूसरे में बहुत ज्यादा रिलेटिव होती हैं. दैट विज डिजर्व दैट ऑल डिपेंड्स ऑफ द ऑब्जर्वर. तो यहाँ पर जो ये दोनों टर्म्स हैं ये रिलेटिव होती हैं. दैट मींस सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. That is, a man leaves his house at 7:30 a.m. for a morning walk and return back at 8:15 after covering 3 kilometers. His displacement in this time is. So, यहाँ पे हमने एक man की बात की है. His displacement will be 0 because जो उसने distance cover किया है, चाहे वो जितने भी time में cover किया हो, उसका distance तो non-zero है, but उसने end वहां पे किया जहाँ पे उसने start किया. Means वो अपने हाउस से निकला, वो 7:30 पर, चाहे उसने 7:30 पे लीव किया, वो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके अगेन 8:15 पर घर आया, पर उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम हो गई. दैट मीन्स उसकी जो पोजीशन है वो तो चेंज ही नहीं हुई. दैट मीन्स उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी उस टाइम पे. सो इसका जो आंसर है दैट इज द बी पार्ट, उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. That is, the displacement covered by a second hand of radius r in a clock after one revolution. कि मतलब आपकी clock है students, that is your clock. Clock के अंदर 3 hands होते हैं, that means एक आर हैंड होता है, एक मिनट हैंड होता है एंड एक सेकेंड हैंड होता है. सो सेकेंड हैंड है जिसका रेडियस हमें दिया हुआ है कि उसका जो रेडियस है वो आर है. उसने पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट किया, मतलब अगर वो यहाँ से स्टार्ट हुई उसने पूरा घूमकर उसने एक रेवोल्यूशन पूरा कर लिया, मतलब उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई. दैट मीन्स उसकी जो, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं उसकी, अगर हम आर रेडियस का है तो उसका सर्कमफ्रेंस 2πr लिया, दैट मीन्स उसकी डिस्टेंस क्या हो गया 2πr. बट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, सो अगर उसकी इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है दैट मीन्स उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी, क्योंकि नो चेंज इन पोजीशन, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0. So the A part is the correct option, that is displacement will be 0. Now move on to the next question. That is, an object moves from point A to C. कि एक object है जिसने A से C move किया along the rectangle, means तो पहले A to B गई then B to C गई. So उसने जो distance लिया that is this A से B and then B से C, तो उसने यहाँ पे travel किया 2 points पे A to C. तो उसकी initial position is A and final position is C. So हमें पहले डिस्टेंस कवर्ड निकालना है, देन उसका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो ए पार्ट इज डिस्टेंस. सो डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस इज उसने पहले ए टू बी ट्रैवल किया देन बी टू सी. सो टोटल उसने यही डायरेक्शंस ली हैं, चाहे वो कोई भी डायरेक्शंस ली हो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, नॉर्थ टू साउथ, जो भी डायरेक्शन है, बट उसने टोटल ये डिस्टेंस ट्रैवल किया. सो ए बी जो आपको यहाँ पे दिया गया, आपका एक यूनिट 1 किलोमीटर का, यहाँ पे हम 5 यूनिट्स की बात करें, दैट मीन्स 5 किलोमीटर्स प्लस बी टू सी इज 3 किलोमीटर्स, दिस टोटल डिस्टेंस वुड बी 8 किलोमीटर्स. नेक्स्ट हम बात करते हैं हमने डिस्प्लेसमेंट की. सो हम देखेंगे आपका जो इनिशियल पॉइंट है वो ए पे है और फाइनल पॉइंट है वो सी पे है. सो जो आपका मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो जो है वो आपका डायगोनल एसी के इक्वल आएगा रेक्टेंगल की, जो आपको रेक्टेंगल की डायगोनल दी है AC. सो यहाँ पे अगर आप AC को ज्वाइन करते हैं सो आप ये देखेंगे आपका जो ट्राइंगल बन रहा है दैट इज ABC, उसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं सो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. सो यहाँ पे आपको जो AB स्क्वायर है दैट इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर एंड BC स्क्वायर इज 3 स्क्वायर. सो आंसर इज 5 स्क्वायर इज 25 एंड 3 स्क्वायर इज 9. तो आंसर कम्स आउट टू बी 34. तो यहाँ से जो आपका AC है वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 34 किलोमीटर. सो ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस. उनके बीच में देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस दिया हुआ है. सो
नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा. अब तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि डिस्टेंस और नेट डिस्प्लेसमेंट में आप इन्हें कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज a point moves, an object moves from point A to B to point C, then back to point B, then point C. So एक ऑब्जेक्ट है जिसने पहले मूव किया A to B, मीन्स जो पहले का गया A से C पर गया, देन वो B to point C गया, देन बैक टू पॉइंट B आया और देन टू पॉइंट C गया. So ये जो है ये उसने इतना ट्रैवल किया कि पहले A to B गया, फिर B to C गया, C से वापस B में आया, B से फिर वापस C में गया. सो अब उसका डिस्टेंस कवर और जो मैग्नीट्यूड है उसकी डायरेक्शन निकालनी है डिस्प्लेसमेंट की. सो फर्स्ट हम तो देखेंगे, फर्स्ट हम A पार्ट सॉल्व करेंगे, दैट इज डिस्टेंस. सो उसका डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, फर्स्ट वो A to B गया, देन वो B to C गया, देन वो C to B आया एंड देन वो अगेन B to C पर गया. सो AB जो है वो आपको 5 किलोमीटर्स गिवन है, B to C 5 to 9 दैट इज 4 किलोमीटर्स, C to B again is 4 kilometers and B to C again is 4 kilometers. So जो आपका टोटल आ जाएगा that is of 17. So जो आपका टोटल आ जाएगा that is of 17 kilometers. सो आपका जो टोटल डिस्टेंस आया वो है आपका 17 किलोमीटर. सो अब हम बी पार्ट पे बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की. सो यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आएगा आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन का रेफरेंस. आपकी फाइनल पोजीशन है सी पर और इनिशियल पोजीशन है ए पर. सो आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल टू ए सी आएगा. सो ए सी जो है आपका वो आपको गिवन है 9 किलोमीटर्स, जो आपका AC का डिस्टेंस है. सो और जो आपकी डायरेक्शन आएगी वो आएगी डायरेक्शन ऑफ द रे AB. सो जो आपकी डायरेक्शन आएगी वो रे AB के अलोंग आएगी डायरेक्शन, दैट मींस इन दिस डायरेक्शन. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is an ant moves from one corner of the hall to the diagonally opposite corner. If the dimension of the hall are 8 meters, 6 meters, then the displacement of the ant. So हमें इस क्वेश्चन से ये पता लगता है कि जो आपका हॉल है वो किसी रेक्टेंगल में है जिसकी जो डायमेंशंस है वो 8 मीटर टू 6 मीटर्स है, और जो आपकी एंट है उसने एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे मूव किया है. सो अगर हमारा जो हॉल है इसकी है ABCD, हम इसको नेम दे रहे हैं. तो एंट ने A to C मींस इस डायगोनली वॉक किया है, हमें इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है. सो ये A to C हमें जाना है. सो दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट मींस इनिशियल फाइनल. तो डिस्प्लेसमेंट जो आएगी वो हमें AC से मिलेगी. सो अगर आप हमारे AC की बात देखें, सो जो AC आपको दिया हुआ है दैट इज डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपकी हाइपोटेन्यूज के इक्वल है. सो यहाँ पे आप ट्राइंगल ले रहे हैं दैट इज ABC. सो जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल टू हाइपोटेन्यूज है. सो हाइपोटेन्यूज का आएगा आपका AB अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. सो ये आपका आ जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. सो ये आपका आ गया 8 स्क्वायर इज 64 एंड 6 स्क्वायर इज 36. सो इट इज अंडर रूट ऑफ 100 विच इज 10 meters. So आपकी जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी वो 10 मीटर है which is the A part. So A part is the correct option. So now move on to the next question, that is a car moved 60 kilometer east. That means it moved 60 kilometer to the east and 90 kilometer to the west. That means अब आपको इसकी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस निकालना है. So जो आपका डिस्टेंस कवर्ड आएगा that is फर्स्ट उसने मान लीजिए कि ये A से ट्रेवल किया B तक एंड देन B टू ट्रेवल किया C तक. सो यहाँ से आपका फर्स्ट AB प्लस BC आप कैलकुलेट करेंगे. सो A to B is 60 एंड B to C is 90. दैट मीन्स आपका टोटल डिस्टेंस आ गया 150. दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस इज 150 किलोमीटर्स. सो D पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे D पार्ट आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा, दैट मीन्स 150 किलोमीटर्स. तो यहाँ पे अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोला जाता तो आपकी इनिशियल पोजीशन A है और फाइनल पोजीशन C है. तो A to C जो आपका डिस्टेंस आता है दैट मीन्स 90 माइनस 60 विच इज 30 किलोमीटर. सो डिस्प्लेसमेंट आपकी 30 किलोमीटर आती. यहाँ पे आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करने को बोला गया था, इसलिए आपका आंसर आया 150 किलोमीटर. सो द D पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ मूव ऑन टू द next question. So it is difference between rest and motion. So rest और motion के बीच में क्या difference होता है? So friends, first हम अगर बात करें rest की, that means आपकी अगर एक motion की, so एक body motion में कब होती है?
हम अभी तक हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की इतनी बात करी है, हमें ये तो क्लियर हो गया कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमने फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है हमारा टोटल कवर डिस्टेंस है। नाउ मोशन भी हमने पढ़ लिया कि ऑब्जेक्ट मोशन में कब होता है, जब वो पोजीशन पे चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और द अदर हैंड जब ऑब्जेक्ट अपने रेस्ट पे कब होगा, जब वो अपनी पोजीशन चेंज ना करे। सो यही इन दोनों के बीच का डिफरेंस है कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में कब होता है, when it changes its position, when it changes its position with respect to surrounding, when it changes its position with respect to time or surrounding. But on the other hand, when a body is said to be at rest, when it does not change its position with respect to the surrounding or remain stationary, when it does not change its position with respect to time or it remains stationary. So this is the difference between the rest and motion. So I hope students अब आपको रेस्ट, मोशन, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया होगा कि ये सब चीजें क्या होती हैं. So students, with this we came to an end of this video. So I hope you like it. So if you like the video, hit the like button, share the video with your friends. If you haven't subscribed the channel till now और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो you can subscribe the channel. And don't forget to hit the bell icon for the further notification. So you can follow us on Insta, Twitter, YouTube, Facebook. So Mimansi Tiwari signing off. We will meet in the next video with a new session. So till then, take care. Bye-bye.